स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज ऑफ स्टेट के एग्जाम्पल्स और इसके बारे में डिस्कशन किया था, फुल डिस्कशन किया था। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। मेनली इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस से कर लेते हैं। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एक लैंग्वेज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? ओनली एक लैंग्वेज है। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो ये जो लैंग्वेज हो गया ना, ये लैंग्वेज ही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और जब इस लैंग्वेज को, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का रूप देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, समझ आया कि जब हम किसी रिएक्शन को लैंग्वेज के फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में बोल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और जब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का रूप दे देते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का रूप दे देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और इसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो देखते हैं। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो होता है कि हमने अभी देखा कि इक्वेशन, ठीक है, तो जो भी केमिकल इक्वेशन होगा उसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड में हमारा होता है रिएक्टेंट और राइट साइड में होता है हमारा प्रोडक्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? राइट साइड में, यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगा? ये बैलेंस्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ जिंक कितना है? यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। यहाँ भी सल्फर कितना है? 1 है। तो ये हमारा क्या है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि रिएक्शन वाले साइन के, इस एरो के साइन के लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होना चाहिए ईच एलिमेंट के। ठीक है, चलिए अब स्केलेटल इक्वेशन क्या होते हैं? अगर ऐसा कंडीशन नहीं फुलफिल होता है, ठीक है, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में यदि इक्वल कंडीशन नहीं मिलता है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करेगा और बनाएगा वाटर। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन भी, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स, इच एटम्स इक्वल है? नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जब स्केलेटल इक्वेशन यदि हमें मिलता है, ठीक है, तो उसे हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस क्यों करते हैं? ठीक है, तो लेवोजियर साहब ने, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था लेवोजियर के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो उन्हीं के लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक या एक से अधिक एलिमेंट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक
रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी आपस में मिला और क्या बनाया, ए बी कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट था और मिल करके कंपाउंड बनाया, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में हमने लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये जब दोनों आपस में कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, एक वाइट सॉलिड के फॉर्म में, ये एस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला हमारा टाइप्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें बन रही होती है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में चीजें टूट रही होती है, ठीक है। इसमें जो है कंपाउंड क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। ये रहा हमारा कंपाउंड और ये डीकम्पोज हो रहा है ए और बी में, मतलब जिस चीज से मिल करके बना था उसी में ये टूट रहा है। तो कोई भी कंपाउंड के टूटने के मेनली 3 कारण होते हैं, ठीक है, वो 3 कारण ही हमारा टाइप बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला टाइप हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब थर्मल हो गया हीट। तो हम लोग किसी भी कंपाउंड को यदि हीट प्रोवाइड करेंगे और वो डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का। ये हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। इसे हम लोग क्या किया, इससे हीट दिए हैं। हीट देने के बाद क्या हुआ, हीट देने के बाद ये क्या हुआ, ये लेड ऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। और साथ में क्या बनाया, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें मिला, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग आगे किसी और वीडियो में अलग से कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हीट किया जाता है तो इससे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्विक लाइन हमें मिल जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, ठीक है, गैस भी रिलीज होता है, ठीक है। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्विक लाइन के रूप में ये मिल जाता है, ठीक है। चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होने वाला है। तो किसी भी कंपाउंड में यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डीकम्पोज होगा, ठीक है। जैसे वाटर, तो वाटर का जो डीकम्पोजिशन होता है वो किस तरह से होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के मेथड से होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग वाटर में एनोड कैथोड लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों सेपरेट आउट हो जाता है, गैस बन करके निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। फोटो लाइटिक डीकम्पोजिशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सनलाइट को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही सनलाइट अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, कंपाउंड डीकम्पोज होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा। जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, ये क्या होगा, डीकम्पोज होना शुरू होगा और इसमें से जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो गैस बन करके उड़ जाएगा, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सनलाइट के थ्रू ही होता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, दोनों में सनलाइट के थ्रू होता है। अब देखिए सनलाइट जैसे ही होता है तो ये डिकम्पोज हो रहा, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो इस्तेमाल होता है वो फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है, वो याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ होता है और सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोग ने पहले ही अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
देखिए ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, और ये एक एलिमेंट है। तो इस कंपाउंड में भी एक एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो ए है ये ज्यादा रिएक्टिव है बी की तुलना में, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो जैसे ये रिएक्शन के लिए रेडी होगा तो जो ए है ना ये रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी की तुलना में, ठीक है, इसलिए ए और सी मिलकर के कंपाउंड बना लिया और बी को अलग कर दिया, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों ने डेफिनेशन के रूप में लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, फ्रॉम अ कंपाउंड, है ना। इस कंपाउंड से, ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड था, ठीक है, इससे क्या किया, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो अलग कर दिया मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को ही यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने लिख करके समझाया कि क्या क्या है, कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं जिंक जो है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर जिंक से कम रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसे तो हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है लेकिन यहाँ पे जिंक से कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से जिंक जो है डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को और यहाँ पे खुद बना लिया है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है वो गैस बन करके रिलीज हो गया, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक और नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और आयरन का, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डाला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, है ना, कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, और आयरन क्या करता है, इस कॉपर को इसके कंपाउंड से हटा देता है, ठीक है, इसके कंपाउंड से हटा देता है और खुद उसका स्थान लेकर के एक नया कंपाउंड बना लेता है जो कि हमारा आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो ये रहा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम लोग समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में है। जैसे हमने सीखा था कि एरोसाइन के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये लोग आपस में ही अपने आयंस को एक्सचेंज कर करके नया कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पास ये क्या है, ये प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो अब क्या होगा, जो ए है ना ये सी के साथ कंपाउंड बनाएगा और जो बी है वो डी के साथ कंपाउंड बनाएगा, प्लस माइनस दिख रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ मिलेगा ए सी और यहाँ मिलेगा बी डी, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए बेरियम के पास होता है प्लस चार्ज और क्लोरीन के पास होता है माइनस चार्ज, सोडियम के पास भी प्लस चार्ज और सल्फेट के पास भी माइनस चार्ज। अब बनेगा कैसे, देखिए, अब ये हमारा सोडियम और ये हमारा क्लोरीन, प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से हमारे क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा क्या मिल गया, सोडियम क्लोराइड, चूंकि हम लोग बैलेंस करके लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है। तो नया कंपाउंड दो बन के तैयार हो गया। उसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्लस और ये माइनस। उसी तरह से हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, माइनस, और ये सोडियम क्या हो गया, प्लस। तो प्लस माइनस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बन गया और ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया, वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज याद रखेंगे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। प्रेसिपिटेशन भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, और न्यूट्रलाइजेशन भी क्या है, वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। इतना बात समझ में आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिस बात के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो चीज आ गया, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन के बारे में पहले भी बात ये थी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब किसी रिएक्शन के दौरान, ठीक है, कोई सॉलिड चीज जो है बच जाता है और वो उसी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है।
जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रिएक्शन के बाद ये सॉल्यूशन बना है, ठीक है, और नीचे में क्या बच गया, ये हमारा नीचे प्रेसिपिटेट बच गया। ये जो सॉलिड फॉर्म में जो बच जाता है रिएक्शन के दौरान, जो बच जाता है, जो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, ये बच जाता है, यही हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो एग्जाम्पल्स में है क्या, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों का रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, और सोडियम नाइट्रेट हमारा सॉल्यूशन होता है। ये हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है ये देखो प्लस, और ये क्या हो गया, ये माइनस, ये दोनों बन गया हमारा बेरियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ देखिए NaCl, ठीक है, NaCl। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो हम लोगों का था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड जो है किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, वो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करता है, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हमारा एसिड है, ठीक है। जब एसिड और बेस रिएक्ट किया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्ट, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये हमारा है क्या है, ये वाटर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये बेस है, ये क्या है, एसिड है, तो ये क्या बना, सॉल्ट, और ये क्या बना, वाटर, ठीक है। HCl एसिड हो गया, और पोटेशियम क्लोराइड हो गया क्या, सॉल्ट, और वाटर हो गया, ठीक है। चलिए इतना समझ आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हट रहा हो या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। ऑक्सीजन जो है ये ऐड हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। इसमें क्या, इसमें या तो हाइड्रोजन जो है, इसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है, या तो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसमें कॉपर ऑक्साइड को हम लोगों ने लिया है और उसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, कॉपर और वाटर बना है, ठीक है, कॉपर क्या बना है और वाटर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो कॉपर है ना, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया है, अलग हो गया। तो बताइए किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, CuO का क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। अच्छा, ये ऑक्सीजन उठ करके गया कहाँ है, तो हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों एक ही साथ में, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ठीक है, एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है एक और कॉन्सेप्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है, एक और क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है, और एक और क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये चार से जो है ना, ये चार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह का एक इक्वेशन दे दिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो
इस वीडियो में हम लोग तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में एक अलग से हम लोगों ने वीडियो बना करके रखा है। ठीक है, हर चीज़ को एक ही वीडियो में बता देना बहुत कठिन होता है। ठीक है, और समझने के लिए भी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा अगर सेपरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, हर चीज़ को एक ही में घुसेड़ करके पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए कुछ चीज़ें जो है उसको सेपरेट करके पढ़िए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओवरव्यू एक ले लीजिए यहाँ पे, लेकिन इसको सेपरेट करके पढ़िए दोनों को। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जो सब जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वजह से इस कॉपर, अगर इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन नहीं निकलता तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, नहीं। इसका मतलब ये एजेंट है, ये क्या है, एजेंट है। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन यहाँ आता, नहीं आता। इसका मतलब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिस वजह से ऑक्सीजन हट रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। समझाया। तो इसी चीज को हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें और डिटेल से और अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग जा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने अभी देखा था, ठीक है, कि जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा था। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि दोनों साथ साथ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने इसी का देखा था। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, CuO इज चेंजिंग इनटू Cu। कॉपर ऑक्साइड जो है चेंज हो रहा है किसमें, कॉपर में। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये देखा था। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है किस में चेंज हो गया है, कॉपर में, तो इसका रिडक्शन हो गया। और उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये किस में चेंज हो गया, वाटर में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज टू वाटर। जो हाइड्रोजन है वो किस में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज होकर के वाटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स दिए गिवन है इसके बारे में लोगों ने पहले डिटेल में कवर किया है दूसरे वीडियो में। ठीक है, इसी का वीडियो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्पेशली, उसको जाकर के देख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के बाद बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी जो है वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर हीट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। जब ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज जाता है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है और CO2 जो है वो फिर से ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी है ना, हमें जो एनर्जी मिलता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू तो मिलता है। ठीक है, ATP के फॉर्म में जो हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। ठीक है, चूना बोलते हैं इसको। जब वाटर में इसको मिलाते हैं तो बहुत सारा क्या करता है, वो उबलना शुरू कर देता है, बॉइलिंग शुरू कर देता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो एनर्जी ही हमारा हीट एनर्जी होता है। ठीक है, हीट एनर्जी। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया जो हम लोगों के घर में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें जो एनर्जी का सप्लाई जो है वो 3 फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और एक
इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा एनर्जी हो गया जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ज्यादातर किसमें होता है, ये ज्यादातर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये हीट एनर्जी को देने की वजह से हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डाइजेशन एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन डाइजेशन के लिए हमें हमारे बॉडी से ही ये हीट एनर्जी ले करके ये डाइजेशन करता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ, जो कि होगा हमारा इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। डे टू डे लाइफ में क्या क्या कोरोजन हम लोग को देखना पड़ता है और उसे हम लोग कैसे बचें। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।